Hello everyone, a sweet and pleasant good morning to all of you. Welcome all my dear students to this session. This is S. Priyadarshi. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसे सेक्शन की चर्चा करने जा रहे हैं, पोएट्री सेक्शन की, जो बहुत ही वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल होगी, बहुत ही मजेदार होगी। इसके पहले सेशन में हम लोगों ने प्रोज सेक्शन से हमने चर्चा की थी, पिंच ऑफ सन ऑफ द आर्टिस्ट, और भी कई तरह के जो सेक्शंस थे, जो लेसन थे, उसकी हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे पोएट्री सेक्शन से, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जिसे लिखा है जॉन डॉन ने। तो ये पोएट्री सेक्शन से ये हमारी पहली पोएम है और आज हम लोग इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा और बिल्कुल अपनी बुक को खोलकर सामने में रख लो और मैं लाइन बाय लाइन एक एक लाइन की हिंदी करते हुए और फिर उसका अर्थ समझाते हुए हम लोग चलेंगे। ओके, तो गाइस, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये एक ब्यूटीफुल पोएम है या एक लव पोएम है। चलिए, तो लव का नाम सुनते हुए लगता है कि आपकी बाँछें खिल गई होगी और कुछ लोग तो खुश हो रहे होंगे कि चलो आज तो कुछ मसाला मिल गया। खैर, चलो गाइस, आज हम लोग शुरू करते हैं, इसी पोएम की चर्चा करेंगे पूरी इस सेशन में। तो हमारा पोएम है आज का कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। ओके, चलिए, सबसे पहले एज यूजुअल, सदा की भांति, जो पहले भी हम लोगों ने कहा कि पोएट के बारे में या राइटर के बारे में जानना खास होता है, जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग पोएट की चर्चा करते हैं कि आखिर पोएट के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या जानकारी है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। बिल्कुल आप लोग केयरफुली सुनेंगे हमें और देखेंगे, अपनी बुक को ओपन करके सामने में रखिए और लाइन बाय लाइन देखेंगे आप लोग। पहले मैं संक्षिप्त जानकारी पोएट से रिलेटेड में दे देता हूं। ओके, तो ये जो मैंने कहा कि ये जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इसे लिखा है जॉन डॉन ने। जॉन डॉन के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये एक प्यूरिटन एज, यानी कि या एक एज का मतलब होता है युग या काल। एज का मतलब होता है युग या काल। तो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे युग हुए हैं और अलग अलग युग में अलग अलग राइटर हुए हैं, अलग अलग पोएट हुए हैं, अलग अलग शॉर्ट स्टोरी राइटर हुए हैं, ड्रामाटिस्ट हुए हैं, नॉवेलिस्ट हुए हैं। ओके, तो ये प्यूरिटन एज के थे जॉन डॉन। और इस एज में, प्यूरिटन एज का मतलब प्योर वर्ड से बना है। प्योर का मतलब होता है पवित्र या शुद्ध, जिसको कहते हैं शुद्ध। तो ये पवित्र, इसको मेटाफिजिकल एज भी कहा जाता है, मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक, या इसको मिल्टन्स एज भी कहा जाता है, मिल्टन्स एज, यानी कि मिल्टन का काल। क्योंकि इस काल में एक सबसे बड़ा नाम था, वो जॉन मिल्टन का था। जॉन मिल्टन की सबसे प्रसिद्ध कृति, सबसे प्रसिद्ध रचना जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है, वो है पैराडॉज लॉस्ट। इसलिए सबसे बड़ा नाम जो है उस काल के कवि का, पोएट का, वो है जॉन मिल्टन। इसलिए जॉन, इसको मिल्टन एज भी कहा जाता है। लेकिन इसी के मिल्टन के समकालीन जॉन डॉन भी थे। उस समय जो मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है, इन लोगों को मेटाफिजिकल पोएट भी, जैसा कि मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक या धर्म से रिलेटेड टू रिलीजन, रिलेटेड टू राइटियसनेस, राइट। तो जो धर्म से रिलेटेड हो, तो उस समय के जो कवि हुआ करते थे, उस काल के कवि, तो ज्यादातर धर्म के बारे में, उपदेश के बारे में लिखा करते थे, या सम्राट, किंग और क्वीन के जो प्रशंसा भरी बातें हुआ करती थी, ऐसी बातों को ही ज्यादा वो लोग लिखते थे, व्याख्या करते थे, अपनी लेखनी में उस चीज को जाहिर करते थे। तो
इस तरह से इसलिए इसको प्यूरिटन एज कहा जाता है, जिसमें अध्यात्म की धर्म से रिलेटेड बातें ज्यादा होती थी। उस समय ना पादरी का पद जो होता था बहुत महत्व का पद होता था, बहुत सम्मान का पद होता था, प्रतिष्ठा का पद होता था। जैसे पादरी का मतलब होता था पुजारी, जैसे जो चर्च में हुआ करता है, जैसे अपने यहाँ मंदिर में मस्जिद में होते हैं पुजारी, तो उसी तरह से हर जगह हर एक धर्म में हर एक धर्म स्थल में जो पूजा कराने वाले होते हैं, पादरी हो या धर्मगुरु हो, उसे ही उस समय इस पादरी का यानी धर्मगुरु का एक बड़ा महत्व था। चलिए, तो ये संक्षिप्त जानकारी हो गई इस एज से, इस युग से रिलेटेड, और इस पोएट के बारे में हम लोग थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो पोएट है, इनका जन्म ऐसे समय में हुआ था इंग्लैंड में, जॉन डॉन का जन्म, जिस समय कैथोलिक इंग्लैंड में कैथोलिक विरोधी विचारधारा पनप रही थी। कैथोलिक विचारधारा का मतलब क्या हुआ? ये जो जॉन डॉन था कैथोलिक मान्यता को मानने वाले थे, कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। दो धर्म वहां फल फूल रहे थे, दो धर्म थे, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है, प्रोटेस्ट का मतलब ही होता है विरोध करना। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, उसी से बना है प्रोटेस्टेंट। तो एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। तो कैथोलिक का विरोध ज्यादा हो रहा था उस समय, और किसके द्वारा? तो प्रोटेस्टेंट के द्वारा। जैसे कि मुसलमान में होता है, मुस्लिम लोगों में होता है सिया और सुन्नी। तो सिया और सुन्नी एक दूसरे के विरोधी होते हैं, कट्टर विरोधी होते हैं। तो उसी तरह से वहां भी इंग्लैंड में उस समय दो धर्मों के लोग रहते थे, दो मान्यताओं के लोग रहते थे, एक कैथोलिक मान्यता वाले और एक प्रोटेस्टेंट मान्यता वाले। तो प्रोटेस्टेंट वाले जो थे वो कैथोलिक का विरोध करते थे, और कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का विरोध करते थे। उस समय इस तरह के थे। तो ये जॉन डॉन किस धर्म के मानने वाले थे? तो कैथोलिक धर्म के मानने वाले थे। कैथोलिक, याद रख लीजिए, कैथोलिक। और काफी विरोध हो रहा था इनको। उस समय हुआ था इनका जन्म जिस समय ये उस समय कैथोलिक विरोधी विचारधारा इंग्लैंड में पनप रहा था। चलिए, इन्हें इतना ही नहीं, जब इन्होंने यूनिवर्सिटी में यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, इनका एडमिशन हुआ, तो उस समय इन्हें धर्म के नाम पर बिना डिग्री लिए ही उन्हें वहां से जाने के लिए बाध्य कर दिया, वहां से मजबूर कर दिया। बिना कोई डिग्री लिए ही वहां से उन्हें मजबूर कर दिया, बेचारे को जाना पड़ा, वहां छोड़ना पड़ा उस यूनिवर्सिटी को। और फिर आगे चलकर इन्होंने और भी कानून की पढ़ाई की, अध्यात्म की पढ़ाई की, और भी अलग अलग जगहों पे जाकर उन्होंने डिग्रियां हासिल की। लेकिन फिर आगे हुआ क्या? ये सब होने के बाद उन्होंने क्या किया कि इन्हें नौसेना यात्रा के अभियानों में शामिल किया गया। नौसेना यात्रा के अभियानों में शामिल किया गया। आपकी बुक में दिया हुआ है कि नवल एक्सपेडिशंस, इन्हें नौसेना यात्रा अभियान में शामिल किया गया, और वहां इन्हें एक बड़ा पद मिला, बड़ा प्रतिष्ठा का पद मिला, यानी सचिव की नौकरी मिली इन्हें। लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ क्या कि वो जो आश्रयदाता थे, जो पैट्रन थे, आश्रयदाता जो इन्होंने शरण दी थी, जिन्होंने रखा था सचिव के तौर पे, तो चोरी चुपके सचिव की भतीजी से इनकी आंखें चार हो गई, उनसे प्यार हो गया, यानी कि सचिव इनके आश्रयदाता की भतीजी से इनका प्यार हो गया। और हुआ यूं कि बस उसी सिलसिले में इन्हें वो नौकरी भी गंवानी पड़ी, और बहुत तरह की यात्राएं भी इन्हें दी गई, क्योंकि उस समय ये सब बातें इंग्लैंड में अभी के जैसे नहीं, इंग्लैंड में जैसे अभी है, अभी का जो माहौल है, ऐसा माहौल उस समय नहीं था। उस समय भी लोग दकियानुसी विचारधारा के थे और पुरातन विचारधारा के थे, तो इन सब बातों को वहां भी बुरा मानते थे लोग। तो इस तरह से उन्हें नौकरी गंवानी पड़ी, जब चोरी चुपके इन्होंने अपने आश्रयदाता की भतीजी से प्यार किया और शादी कर ली। फिर वहां काफी भटकने के पश्चात, इधर उधर घूमने के पश्चात, बेचारे एक चर्च के पादरी के रूप में इन्हें नियुक्ति मिली। एक चर्च के पादरी बन गए। जैसा कि मैंने कहा कि प्यूरिटन एज में चर्च के पादरी का बड़ा महत्व होता था। इन्होंने फिर पादरी के तौर पे रखा गया किसी चर्च में, और वहां से उन्होंने उपदेशात्मक बात या उपदेश देने लगे लोगों को,
जाहिर सी बात है कि ये धर्म गुरु के रूप में हो गए, तो उपदेश देने लगे लोगों को, और तरह तरह की उन्होंने अपनी रचनाएं भी शुरू की। उन्होंने वहाँ से रचनाएं भी शुरू की और कई तरह की रचनाएं की इन्होंने, और अपनी रचनाओं में जो खासकर वहाँ के जो भी गलत परंपराएं थी, जो भी गलत धारणाएं थी, जो भी पुरातन सोच थी लोगों की या अवैज्ञानिक सोच थी, उस सोच को इन्होंने अपने लेखनी के जरिए बदलने की कोशिश की। अपनी भाषा को इन्होंने आम लोगों की भाषा बनाई और अपनी हर एक रचना में इन्होंने इस पर कड़ा प्रहार किया, कटाक्ष किया, लोगों को उससे उभरने की बात कही अपनी लेखनी के जरिए, अपनी रचनाओं के जरिए। और इस तरह से वैज्ञानिक विचारधारा जो होता है एक, उसका इन्होंने प्रचार प्रसार किया। वैज्ञानिक विचारधारा का इन्होंने प्रचार किया, लोगों के बीच इस विचारधारा को फैलाया, और एक बौद्धिकता का जो एक विकास होता है, तो लोगों में जो उस तरह के पुरातन विचारधारा के लोग, उसके बौद्धिक विकास किया इन्होंने अपने रचनाओं से, और एक वैज्ञानिक विचारधारा का समावेश किया लोगों में। ठीक है, तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए, ये तो था जॉन डॉन के बारे में संक्षिप्त जानकारियां। अब हम लोग आ जाते हैं लाइन बाय लाइन पोएम के बारे में। अब आप लोग अपनी बुक खोल लो और सामने में देखो कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ और उसकी हिंदी भी बता रहा हूँ, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे और एक एक लाइन की हिंदी भी करते चले जाएंगे। ओके, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, एक एक लाइन आप लोग देखते जाओ। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, बट सिंस दैट आई। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये देखो मेरे सामने ये टेक्स्ट बुक है और मैं इसको पढ़ा मैंने, और इसका मतलब ये हो गया, इसमें ये कहना चाहते हैं फर्स्ट स्टेंजा में ये जो शुरुआत हुई है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो। स्वीटेस्ट का मतलब होता है प्रियतमा या प्रिय, जिसको बहुत प्यार करता है, जो अपने दिलो जान से उसको बिलव्ड कहते हैं, जिसको दिलो जान से लोग प्यार करता है उसको प्रियतमा कहता है। अपनी वाइफ को कह लो, अपनी वाइफ को, ये कभी अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि मेरी प्रियतमा, मेरी प्रेयसी, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं थक चुका हूं, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं थक चुका हूं, और नॉर इन द होप, और ना इस उम्मीद में कि द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर, और ना कि इस उम्मीद में कि दुनिया मुझे एक बेहतर प्यार दे सकेगी, और तुमसे बेहतर प्यार मुझे दुनिया में मिलेगा, इस वजह से मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं। बट सिंस दैट, चूंकि कहता है क्योंकि मैं, दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, मुझे अंत में मरना ही है, मुझे अंत में मरना ही है। द बेस्ट यूज ऑफ माई सेल्फ इन जस्ट दस माई फैन डेथ टू डाई, तो अंत में मुझे मरना ही है, अतः मैं चाहता हूं कि अपने आप को, हर एक क्षण को, हर एक पल को बिल्कुल खुशी से जीऊं, आनंद से जीऊं, अपने आप को हर्ष महसूस करूं, हर्षित होऊं, उल्लासित होऊं, तो अपने आप को पुलकित होना चाहता हूं, हर्षित होना चाहता हूं, आनंदित होना चाहता हूं, ताकि मैं मृत्यु को आसानी से, या मृत्यु को आराम से मैं वरण कर सकूं, मृत्यु को आराम से मैं गले लगा सकूं, शानदार ढंग से मैं मृत्यु को प्राप्त कर सकूं। यहां तक हो गया इस लाइन की हिंदी पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट लाइन, यस्टरडे नाइट द सन वेंट देंस। यस्टरडे नाइट का मतलब पिछली रात, तो पिछली रात, गत रात्रि, पिछली रात सूर्य कहीं चला गया था, यानी गत रात सूर्य अस्त हुआ था। कहीं चला जाना का मतलब क्या, सूर्य का अस्त हो गया था, सूर्य अस्त हो गया था। He hath no desire, no sense, और कह रहा है कि सूर्य अस्त हो चुका था, फिर भी आज वह यहाँ आया है, yet he is here today, फिर भी आज वह यहाँ आया है। He hath no desire, no sense, लेकिन उसकी अपनी कोई कामना नहीं है, सूर्य की अपनी कोई कामना नहीं है, सूर्य का कोई अपनी आकांक्षा नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, और नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और न ही उसकी यात्रा इतनी छोटी है, उसकी यात्रा भी बहुत लंबी है, बहुत लंबी दूरी उन्हें तय करनी पड़ती है। देन फियर नो मी, तो फिर मुझे भय क्यों,
फिर मैं क्यों डरूं इस चीज से? बट बिलीव, परंतु मुझे पूरी विश्वास है, स्पीड जर्नी सिंस दैट आई टेक मोर विंग्स एंड स्पेयर्स देन दी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जो यात्रा होगी सूर्य से भी ज्यादा तेज होगी, ज्यादा तीव्र होगी, और मेरा एक यहाँ आने का कारण भी होगा। सूर्य के पास कोई यहाँ आने का कोई कारण नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई इरादे नहीं है, और न ही कोई प्रयोजन है, न कोई उद्देश्य है। लेकिन मेरा उद्देश्य है तुमसे मिलना है, अपने प्यार से मिलना है, और मेरी यात्रा भी वैसी नहीं होगी, मेरी यात्रा छोटी होगी, मेरी यात्रा तीव्र होगी। तो ये बातें कही है उन्होंने कि मेरे पास ज्यादा पंख होगी। इसमें कह रहा है कि ज्यादा पंख होगी, उसकी तुलना में ज्यादा सच्चा कारण होगा। मतलब ये हो गया कि मेरे पास वजह है, यहाँ आने की वजह है, सूर्य के पास कोई वजह नहीं है। चलो, इसकी हिंदी हो गई पूरी तरह। चलो, नेक्स्ट स्टेंडा है कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर्स नॉर अ लॉस्ट आवर्स रिकॉल। कहता है आगे कि ओ हाउ फीबल मैन्स पावर। फीबल मतलब होता है कमजोर, दुर्बल। ओ इंसान कितना बेबस है, कितना कमजोर है। दैट इज गुड फॉर्चून फॉल, कि इंसान कितना कमजोर है, मानव की ताकत कितनी कमजोर है। अगर इंसान की किस्मत अच्छी होती है तो वह मौज मस्ती के सिवाय कोई भी अन्य बात के बारे में नहीं सोचता है, यानी कि उस बात को याद भी नहीं करना चाहता है। अगर मौज मस्ती में वह डूबा रहता है तो उस पल को कभी नहीं याद कर सकता है, जो बीता हुआ पल है उसको कभी नहीं याद कर सकता है, ना ही उसे बीते हुए समय की याद आती है। लेकिन जब बदकिस्मती आती है, कहता है, लेकिन जब बदकिस्मती आती है बट कम बैड चांस, लेकिन जब बदकिस्मती आती है, समय बुरा होता है, वक्त बुरा होता है, तो उसे लड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक देता है, सारी ताकत लगा देता है ना। वी जॉय टू इट आवर स्ट्रेंथ, पूरी शक्ति झोंक देता है, पूरी ताकत लगा देता है। जब उसकी बदकिस्मती आती है, समय बुरा होता है, तो मनुष्य अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इटसेल्फ और यूज टू एडवांस। और इस तरह से क्या होता है कि हम उससे कला और महानता का पाठ पढ़ाते हैं। यह हमारे लिए प्रगति का समय होता है, यानी कि वह बात, उस बात से हम सीख लेते हैं और उससे आगे बढ़ाते हैं। फिर यहाँ तक बातें हो गई पूरी तरह। चलिए, नेक्स्ट स्टेंजा है When you sawest, thou sawest not vain। फिर अपनी प्रेमिका को याद दिलाता है, अपनी प्रेमिका या वाइफ को याद दिलाता है, एक बहुत अहम बात से याद दिलाता है। और कितनी इसमें प्यार की गहराई है, इसकी कितनी इसकी प्यार के प्रति इसकी एक सोच है, या किस तरह से इसकी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो उस प्यार को बयां कर रहा है, ये कवि बयां कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि when thou'st, कि जब तुम सांस लेती हो, जब तुम सांस लेते हो, जब तुम सांस लेती हो, thou sawest not wind, तुम हवा के साथ सांस नहीं लेती हो। जब तुम सांस लेती हो तो तुम हवा के साथ सांस नहीं लेती हो, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी लोग हवा में ही सांस लेते हैं, हवा में ऑक्सीजन खुली होती है। तो ये कह रहा है, लेकिन यहाँ कवि का कहना है कि जब तुम सांस लेती हो तो तुम हवा के साथ सांस नहीं लेती हो, बट साइस्ट माई सोल अवे, बल्कि मेरी आत्मा को ले जाती हो, बल्कि मेरी आत्मा तुम में चली जाती है, मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती हो। When thou wist unkind, जब तुम रोती हो, When you weep means रोना, जब तुम रोती हो कि मेरे शरीर की निर्दय प्रकार का खून जमने लगता है। अनकाइंड, मेरे शरीर का जो खून होता है वो बर्बाद होने लगता है, मेरे शरीर में जो ब्लड है, खून है, वो बर्बाद होने लगता है। देखो कितनी एक भावना जुड़ी हुआ है, प्यार जुड़ा हुआ है इनसे, और इस चीज को बयां करते हैं। इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता, इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता कि दैट यू लव्ड मी एज thou sayest, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करो जैसा तुम कहती थी। इफ इन thine, फिर भी मेरा जीवन अगर बेकार हो गया, माई लाइफ thou wast, अगर मेरा जीवन बेकार हो गया,
द आर्ट इज द बेस्ट टू मी। अगर मेरा जीवन बेकार हो गया क्योंकि तुमने मेरे प्यार को अस्वीकार कर दिया है, अगर मेरा प्यार अगर तुम में समा जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरा प्यार अगर तुम में समा जाए, अगर तो मुझे तेरा प्यार अगर मिल जाए, मुझे तेरा प्रेम अगर मिल जाए, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा और मैं अपने आप को समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। ओके, तो चलिए इस स्टेंजा का यहां तक ये मीनिंग हो गया। आगे कह रहा है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, कि मैं चाहता हूं, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, मैं चाहता हूं, डिवाइनिंग का मतलब होता है भविष्य देखने वाला, डेस्टिनी मतलब भाग्य, तो सारे मीनिंग देख लो सारे आप लोग डिक्शनरी में। तो लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉरसेक मी एनी इल, डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल बट थिंक्स दैट वी आर। तो ये कह रहा है मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दिल जो है, एक बड़ा सा दिल, मेरे भी प्यार के बारे में बुरा नहीं सोचे। फॉर थिंक मी नॉट एनी इल, मेरे प्यार के बारे में बिल्कुल बुरा नहीं सोचे, है ना। मेरे प्रति कोई दुर्भाव ना आए। नियति अपना खेल खेलेगी, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, नियति अपना खेल खेलेगी। भाग्य, नियति का मतलब हुआ भाग्य, भाग्य को अपना काम करने दो, नियति अपना काम खेलेगी और तुम उसके भय से बिल्कुल परे रहो, यानी कि तुम्हें उसके भय से भय मुक्त नहीं होना है, तुम्हें उसके भय से डरना नहीं है। परंतु मैं समझता हूं, बट आई थिंक, मैं समझता हूं कि वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, परंतु मैं समझता हूं कि मगर मैं समझता हूं कि अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, वी आर मेड फॉर इच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वे लोग जो अपने प्यार को एक दूसरे के मन में जीवित रखते हैं, कहता है बट टर्न असाइड टू स्लीप दे हु वन अनदर कीप, वे लोग जो अपने प्यार को एक दूसरे को मन में एक दूसरे के लिए जीवित रखते हैं, अलाइव नेवर पार्टेड विद, उनका प्यार कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होता। यानी कि जिनके दिल में, जिनके मन में, हृदय में सच्चा प्रेम हो, सच्चा प्यार हो और सच्चे प्यार की अभिव्यक्ति हो, तो उनका प्यार कभी उनसे जुदा नहीं हो सकता, उन्हें उनका प्यार मिलकर ही रहता है। और इसलिए कहते हैं कि प्यार तो होना ही था, क्योंकि जब सच्चा प्यार हो, कोई सच्चे मन से, जाहिर सी बात है किसी भी चीज के बारे में, ऐसा नहीं कि प्रेयसी के बारे में, वाइफ के बारे में, या बिलव्ड के बारे में, किसी के प्रति अगर आप सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार अगर रखोगे तो निश्चित रूप से वो मिलता है हमें। किसी भी चीज में सच्चे मन, सच्चा प्यार, निष्कपटता, ये सब से अगर पड़े, कलुषता से पड़े होकर अगर उस चीज को हम लोग देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, संजीदगी से सोचते हैं, तो निश्चित रूप से हमें वो चीज हासिल होती है और हम फिर आगे बढ़ते हैं। वो हमें एक अलग ऊर्जा देती है, काम करने की शक्ति देती है और हम निरंतर अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो एक ये बहुत ही प्यारा एक सॉन्ग है, बल्कि जिससे जॉन डॉन ने बड़े ही प्यार से और बड़े ही अच्छे ढंग से, सरलता से और बड़े ही ब्यूटीफुली जिसको कहते हैं, सुंदरता से इन्होंने इस प्यार को, इस चीज को व्यक्त किया है। तो और इसके लिए काफी इनको सराहना भी मिली थी इस पोएम के लिए, से प्रेम पोएम्स, लव सॉन्ग के लिए, सॉरी लव सॉन्ग के लिए इसे काफी सराहना भी मिली थी। तो चलो आज हमने देखा कि इस पोएम का ये मीनिंग लाइन बाय लाइन मैंने समझा दिया। और नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग लेंगे, नेक्स्ट लेसन लेंगे, अभी मैं पोएट्री सेक्शन से ही चलूंगा, 2-3 पोएट्री सेक्शन लूंगा, फिर प्रोज सेक्शन पे आ जाऊंगा। तो चलिए, आप लोगों को ये मैं समझता हूँ, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा और आपका सबसे बड़ी बात है कि आपको आपका अपना सिलेबस कवर होगा। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं चाहता हूँ कि जब तक ये लॉकडाउन या सारा माहौल नॉर्मल जब तक नहीं हो, सामान्य नहीं हो, तब तक हम लोग इसी बेसिस पे काम करेंगे, अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे।
हाँ, कुछ ऐसी अगर बात होती है तो हम लोग लाइव भी हो जाएंगे। लाइव की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, फैसिलिटीज अभी नहीं है। अगर आप लोग जब लाइव होंगे उसमें मैं इस तरह से हम लोग हमारे रूबरू होगी और फिर पढ़ाऊंगा, तो आप सर हर एक चीज़ लाइव देखोगे। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो उसी समय, और उसका मैं आपकी क्वेरीज का आंसर भी दूंगा। तो चलिए, ये होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता हो कोई भी चीज़ तो मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ और इस बात का आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग लाइक्स करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और बेल आइकन प्रेस करके या सब्सक्राइब करके इस चैनल को, जो मेरा चैनल है इंग्लिश अड्डा फॉर ऑल बाय एस प्रियदर्शी, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करो। जिससे क्या हमें एक अलग ताकत मिलती है। आप लोग को जब व्यूअरशिप मिलता है, आप लोग व्यू बहुत सारे करते हो लेकिन लाइक्स नहीं करते हो या सब्सक्राइब नहीं करते हो। व्यू करो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर तैयार करता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आया कुछ बोल दिया हो गया। ऑफलाइन में मैं बोलता हूँ कि ऑफलाइन में हम लोग और भी कुछ अलग इश्यूज की चर्चा करने लगते थे तो हमारा पीरियड खत्म हो जाता था, लेकिन इसमें 10 मिनट या 20 मिनट जो भी चर्चा होती है तो बिल्कुल सटीक चर्चा होती है, बिल्कुल रेलिवेंट चर्चा होती है, हमारे काम से संबंधित बातें होती है, कोई इधर उधर की बातें नहीं होती है। तो ये कितना सटीकता के साथ और कितना ही सरलता और बोधगम्यता के साथ मैंने इसे तैयार किया है, जो आपको सहज लगता है और बोधगम्य आपके लिए होता है। तो इसलिए मेहनत लगती है इसमें, टेक्निकली भी और मेंटली भी। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि एक लाइक करने में या सब्सक्राइब कर ही सकते हो। ओके गाइस, तो लेट अस स्टॉप हियर टुडे एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन, God bless you. Stay home, stay healthy, stay safe, stay busy. Thank you so much for watching this video lecture.